नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी। देखिए, ये जीएनपीसी, ये बीजेपी और ये वाम दल इस देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं और ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों को भगाया गया, लेकिन अंग्रेज कम शातिर नहीं थे। फिर अपने जाने के बाद ऐसे लोगों को बिठाया या ऐसे अपने काले अंग्रेज को बिठाया जो उन अंग्रेज़ों से अधिक शातिर हैं। अब हमारे भारतीय भाई बहन ये समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र हो गया, संविधान भी लग गया और सारी संस्थाओं को भी स्थापित किया, कार्यपालिका और ये विधायिका और न्यायपालिका जैसा और मीडिया भी हो, सारी संस्थाएं हो गई, लेकिन वो उन अंग्रेज़ों से ज़्यादा शातिर हैं कि काले अंग्रेज जिनको बिठा के गए ये सारी संस्थाओं को किस तरह से बंधक वो बनाए हुए हैं। पूरी जो मानसिकता को जो है वो मेस्मराइज किए हुए हैं, नज़रबंद किए हुए हैं या मेस्मराइजेशनल एबिस नज़रबंदी के रसातल में पूरी आम जनता को ढकेले हुए हैं और किस तरह सारी स्थितियों का दोहन और हमारे संसाधनों का दोहन और फिर ये तुलना करते हैं कि हम चीन से पीछे हो गए, जापान से पीछे हो गए, फलान से पीछे हो गए, चीन इतना घुस गया, चीन ये ले लिया। सारी बातें बेकार हैं। जब तक ये रहेंगे इस देश का नुकसान होता रहेगा। तो वही बताया जा रहा था कि जो ये काले अंग्रेज हैं, कहने के तो हमारा संविधान भी लग गया और संविधान भी बहुत बढ़िया है और सारी संस्थाएं तभी से स्थापित हो गई 26 जनवरी 1950 से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और लेकिन सारी संस्थाएं भी हैं, उनकी अधीनस्थ इकाइयाँ भी हैं और भी कई संस्थाएं हैं, तमाम कानून हैं, लेकिन इसमें जो बेचारा बना हुआ है इस देश का आम भारतीय नागरिक या आम भारतीय भाई बहन और ये देश और ये जो काले अंग्रेज हैं ये हर स्थिति को मैनिपुलेट करके वो तिकड़म लगा करके इसका बिल्कुल दोहन कर रहे हैं इन स्थितियों का। और फिर परिचर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए जो है
जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने सारी स्थितियों को, सारी संस्थाओं को बंधक बनाया है, जिन्होंने इस समाज को बांट बांट करके अपनी स्वार्थनीत राजनीति चलाई है, सत्ता हथियाई है, जिन्होंने आम आदमी को नरक की ज़िंदगी दिया है, जो इतने सालों तक जो है आम जनता को छलते आए हैं, उसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, उन्हीं को बुला करके ये चैनल वाले जो है वो उपदेश वो दिलवाते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ों का ब्यौरा, पूरा विवरण इस YouTube के माध्यम से देना संभव नहीं है, लेकिन नमूने के तौर पर कोई भी स्कीम लागू की जाती है, मनरेगा हो चाहे जैसे हो, जो भी स्कीम हो, उसमें करप्शन जो है वो पहले वो लागू हो जाता है। कोई भी स्कीम जो है मुश्किल से 1-2% लागू होती है, बाकी 98% वो अमल में होती ही नहीं। जब भी कोई आफत आती है, कोरोना की आफत, सूखा की आफत, बाढ़ की आफत, ये हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं कि किस तरह उन पर मार पड़ती है, ये तभी से चला रहा है। तो कहने बताने समझाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों आप सभी के सामने है। ये उसीलिए है कि वो जो उन अंग्रेज़ों को भगा दिया गया, लेकिन उन अंग्रेज़ों ने इन काले अंग्रेज़ों को जो सौंप के गए, और उन काले अंग्रेज़ों में शुरुआत होती है ये गद्दार नेहरू से। नेहरू ने इतनी बड़ी गद्दारी की, तिब्बत हमसे मिलना चाह रहा था, तिब्बत को सौंप दिया उसको, चीन को। फिर जो है ये एक धोखेबाजी वाला कि हिंदी चीनी भाई के जरिए, और फिर जो है उसे आक्रमण करवाया, उसी विस्तारवादी चीन से। चीन को जानता था नेहरू कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 8 करोड़ लोगों की हत्या करके वो वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रही है। वो बहुत खूनी है और वो नरसंहारी है। उसी के हवाले जो है वो तिब्बत के लोग जो कि इतने अहिंसावादी थे, उनके हाथों सौंप दिया जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था। और युद्ध के बहाने 39,000 वर्ग मील और मैंने अक्साई चीन सहित सौंप दिया। एक सुई तक नहीं बनने दिया अपनी फौज के लिए, और झूठ बोलता और इस तरह से बोलता रहा कि अक्साई चीन में एक घास भी नहीं उगती है, इसलिए यदि चीन को चला गया तो कोई बात नहीं है। और इसके बाद मैंने 62 के बाद इस JNPC वालों ने पूरी वही स्थिति रखी थी। उस सीमा पर चीन ने तो सब कुछ बना लिया, सारा वो आधारभूत ढांचा खड़ा कर लिया, सड़क बना लिया, रेल लिंक बना लिया, और जो है वो एयर लिंक बना लिया, जो है हवाई पट्टियाँ बना दी। और इसने इस गद्दार JNPC ने, इस देश की गद्दार JNPC ने सत्ता में रहते हुए पूरा बॉर्डर जो है वो जो बिल्कुल खुला रखा। जो बॉर्डर जो सीमा हमारा भारत चीन के बीच में जो लगता है, जो कि 3,488 किलोमीटर का है, बिल्कुल खुला रखा। और इस प्रकार जो है 10,000 वर्ग मील और जो है वो घुसवाया, उसी जो है खूनी और विस्तारवादी, चालबाज, पैतरेबाज, धोखेबाज चीन के द्वारा घुसपैठ करवाया। तो ये पूरे देश को, पूरे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद सब राजनीतिक तिकड़म उसी और कर कि नेहरू के बराबर कोई इस देश का गद्दार हो नहीं सकता। कश्मीर जो भारत का हिस्सा था, उधर पाकिस्तानियों ने हमला किया और हमारी सेना किसी तरह से, हालांकि सेना के पास कोई
सीधा रास्ता भी नहीं था जम्मू कश्मीर जाने का। हवाई जहाज़ से जा कर के वहाँ लड़ती थी जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से 8-9 महीने में उन पाकिस्तानी सेनाओं को जो कि कबीलियों भेष में आए थे उसको भगाया, और जो है हमारी सेना जीत रही थी। तो ये कश्मीर का मुद्दा पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उनके हाथ से ये मुद्दा छीन करके अपने हाथ में ले लिया ये गद्दार नेहरू। कहा कि सरदार जी आप पूरे भारत को देखिए और मैं कश्मीर को देखता हूँ। क्यों? क्योंकि कश्मीर को सौंपने की किसकी साजिश थी? कश्मीर को वो पाकिस्तान को सौंपने की साजिश ये गद्दार नेहरू रच रहा था। तो 8-9 महीने के संघर्ष के बाद हमारी फौज जो है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं को जो कि कबीलियों की भेष में थी वो निकाल दिया, और 3-4 दिन और मिल गया होता तो पूरे कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को भगा दिया होता। लेकिन हमारी जीतती सेना को ये गद्दार नेहरू अपनी फौज पर युद्ध विराम थोप दिया, और युद्ध विराम थोप करके और जो हिस्सा जीतने से बच रह गया तो वही आपका पाक अधिकृत कश्मीर या POK हो गया, जो कि वो उसमें पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और वो हमारी कश्मीर समस्या का नासूर बन गया। और फिर जो कश्मीर का हिस्सा भारत जो कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था, उसका अंतिम और पूर्ण रूप से विलय हो चुका था, उस मामले को ये गद्दार नेहरू जो है वो वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने एक सामान्य मुद्दे की तरह नहीं डलवाया इसको। वो अध्याय जो किसी मुद्दे को विवादास्पद मानता है दो पक्षों के बीच में, उसमें डलवाया है इसने। अब सवाल है कि भारतीय वाम ताकत दल ने काफ़ी इस पर बताया, और भी बताया कि ऐसा नहीं कि बस इतना ही बता के छोड़ देगा कि ये नेहरू जो है किस स्तर का गद्दार था इस देश का। और इसके बाद जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया, इस केस को उलझा दिया, और फिर उसने वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के जरिए करेंगे। सिर्फ इसीलिए कि वहाँ की आबादी जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज वालों का बाहुल्य है, अधिकता है, मेजॉरिटी है। तो उनको बड़े आसानी से भला के फुसला करके वो पाकिस्तान के पक्ष में जो है वो लाया जा सकता है। और इसी जनमत संग्रह के बहाने जो है पूरा कश्मीर जो भारत का हिस्सा हो चुका था, उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उसको पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। इसलिए उसने गद्दार नेहरू ने ये भी वक्तव्य दिया कि भारत के खिलाफ कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के जरिए करेंगे। और फिर इसके बाद उसने जिस कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ में उलझा दिया, और फिर वो जनमत संग्रह की बात कर दी। फिर धारा 370 और 35 से जिसका कि भारत के संविधान में कहीं जिक्र है ही नहीं, वो जबरदस्ती से जो है राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद ने कई सवाल किया और उनको डांट करके बंद किया कि इस पर हम बाद में हम इस पर बहस कर लेंगे, लेकिन पहले आप दस्तखत करिए। तो वो महज प्रेसिडेंशियल आर्डर से ये धारा 370 और 35 से जिसका कि संविधान का जिक्र नहीं है, वो भारत के संविधान का हिस्सा बन गया। और उस साजिश का इम्प्लीकेशन या असर ये था कि भारत के पैसे पर, भारत के संसाधन की कीमत पर, भारत के खर्चे पर वो जो है
कश्मीर वो पाकिस्तान का एक उपनिवेश, जिसमें भारत विरोधी अलगाववादी, भारत विरोधी आतंकवादी, भारत विरोधी जो है पाकिस्तान परस्त लोगों का वो एक साम्राज्य स्थापित हो गया, लोगों का दबदबा हो गया। वो कर्मचारी, राजनीतिक माहौल, मीडिया का माहौल सब जो वो पाकिस्तान परस्त हो गया। और उसी गद्दारी की उपज में जिस घोर गद्दारी की खेती किया जम्मू कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू ने, उसी खेती की उपज है ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये भी गद्दार ही हैं। और हम मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा मुफ्ती, सब कोई भी यानी इस देश की बात नहीं करता है। एक आध जनता भले बात कर जाए, कुछ अवाम बात करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरी गद्दारी की बात। तो जम्मू कश्मीर के मामले में, चीन के मामले में और कई मामले में, और सुभाष चंद्र बोस को मरवाना अलग वो तो है ही, उनके परिवार पर जासूसी करवाना, और सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने के लिए दस्तावेज वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर बनवाना, और मुखबिरी करके इनको चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाना, बहुत बड़ा अभिशाप था नेहरू। लेकिन अब देखिए, दुख इस बात का है कि इस भारत में सब कुछ कह देंगे नेहरू के विषय में, सब कुछ तो नहीं कहते, थोड़ा बहुत कहते हैं, लेकिन उसको गद्दार नहीं करते। और किन किन तर्कों का प्रयोग करते हैं, जरा सुनिए। जितनी गलतियां वो नेहरू ने किया है, तो तर्क देने वाले, हमने गलती की, तिब्बत वो उसको दे दिया चीन को, तो हमने तिब्बत को दे दिया, अक्साई चीन दे दिया चीन को नेहरू ने, तो हमने अक्साई चीन को दे दिया। इस तरह के तर्क देने वाले आप लोगों को तमाम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नेहरू को गद्दार कहने वाला कोई दिखता ही नहीं। और एक से एक, बाकी तो पूरी मंडली, जेएनपीसी, कम्युनिस्ट वाले और पूरा ये गद्दार मीडिया तो नेहरू की गद्दारी को ढकने के लिए ही बोलता है। लेकिन जो कुछ अपने को निष्पक्ष दिखाने की, देशभक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका मैं नाम गिना रहा हूँ: सुशील पंडित, आरएसएन सिंह, जीडी बख्शी, इनकी भी नेहरू को गद्दार बोलने में इनकी भी घिघी बंद हो जाती है। तो इस तरह का एक साइकोलॉजिकल फियर है। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु, जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा, सिर्फ यही सोच कर चुमा कि हम अपनी जान देख रखे भी अपने देशवासियों में, अपने भारतीय भाई बहनों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाएंगे। ये बात सही थी, लेकिन इसके आगे वो चूक गए कि इन जो अंग्रेजी सरकार के जो मुखबिर थे या काले अंग्रेज थे, जो कि उन अंग्रेजों से ज़्यादा घातक थे, उनका इंतजाम किए बगैर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बिल्कुल माने वो व्यर्थ हो जाती है। माने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति तो किसी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, भारत के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक ये काले अंग्रेज और इस देश के खतरनाक दुश्मन जेएनपीसी, वाम दल और इन वाम दलों को की रक्षा करने वाला ये बीजेपी, तब तक देश में जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और आवाम परस्ती लोग में और अपनी जनता से भक्ति
ये बात आ नहीं सकती। कृत्रिमता में सुपरफिशियलिटी में आर्टिफिशियलिटी में दिखावे में बहुत कुछ हो सकता है। और इनकी विशेषता और है, ये जो पांथिक मामलों में घुस करके उसका दोहन बहुत करते हैं। पांथिक मतलब अब जैसे राम जन्म भूमि पूजन के मामले में तमाम मीडिया में वो छाया हुआ है। अरे भाई, ये सबको जानना चाहिए, प्रभु राम कोई भारत के प्रतिनिधि नहीं है। प्रभु राम किसी आस्था विशेष के भी प्रतिनिधि नहीं है। प्रभु राम किसी पार्टी विशेष के भी प्रतिनिधि नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरे चराचर जगत के प्रतिनिधि। तो इनको इन अवधारणाओं में सिमटा करके उनके महात्म्य को, उनके महात्म्य को, उनकी महिमा को कम करने की बराबर ये कोशिश करते हैं और भुनाने की कोशिश करते हैं। जो राम जन्मभूमि यानी मंदिर के पूजन में कोई जो नहीं जाएगा तो क्या वो राम भक्त नहीं कहलाएगा? और सबसे बड़ी बात कि भारतीय सामाजिक जीवन में, भारतीय राजनीतिक जीवन में, भारतीय शासनिक प्रशासनिक जीवन में किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। और संवैधानिक और शासनिक प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों को हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का इसके पहले भी जाते रहे हैं मंदिरों में, और ये सर्वथा जो है असंवैधानिक और गैर कानूनी है, और ये गलत संदेश भी देता है। इतना ही कहना है भारतीय अवाम ताकत दल। और यदि उनको बहुत जाने की इच्छा है, कोई भी नागरिक उसमें जा सकता है, तो नागरिक बन के जाएँ, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे के जाएँ। योगी जी को भी जाना है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के जाएँ। और कोई भी मंत्री इस तरह जाता है, पहले वो पद से इस्तीफा दे, व्यक्तिगत क्षमता में वो जा सकता है। और तो जीएनपीसी के भी सब लोग देखें कि भाई यदि ऐसा करके भुना करके बीजेपी को वोट मिलता है तो वो भी नकली हिंदू बनने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा नहीं। वो 5 साल तो वो हिंदू समाज को दूसरे रूप में वोट भुनाने के लिए हिंदू समाज को वो उस पर दोष मरता रहता है, दोषी मानता रहता है। दूसरे शब्दों में उसको हिंदू आतंकवादी हैं इस रूप में वो भुनाता रहता है। राहुल जाकर विदेश में बोलता है कि हिंदू आतंकवाद सभी आतंकवादों से खतरनाक है, इवन जो मुस्लिम ब्रदरहुड है मिस्र वाला, उससे भी अधिक खतरनाक है। तो 5 साल तो ये हिंदू समाज को बदनाम करेगा, लेकिन जब बदनाम करेगा हिंदू आतंकवाद के जरिए जो है वो एक मानसिक रूप से जो है वो प्रताड़ित भी करेगा, ये राहुल जो गद्दार राहुल। लेकिन जब चुनाव आएगा तब नकली हिंदू बनने की भी कोशिश करेगा, कोर्ट के ऊपर या जनेऊ पहन लेगा, मंदिर में घुस जाएगा, वो झाल बजाएगा। लेकिन सवाल यही रुकता नहीं है। ऐसे माने कपटी छली झूठ बोलने वाले को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या हमारे आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन उसको माकूल जवाब नहीं देते।
क्योंकि जवाब नहीं मिलता है, इसलिए उसका मन बढ़ जाता है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि इन जो इस देश की सबसे अभिशाप शक्तियाँ हैं, इस देश की राजनीतिक दलों के भेष में अभी फिलहाल और भी अब अभिशाप हैं, लेकिन इन सारी अभिशाप शक्तियों का ये सब सरगना है। तो जब तक ये रहेंगी तब तक देश को सुकून मिल नहीं सकता। तो और इनका जवाब की शुरुआत जो है वो मतपेटी से ही, मतपेटी पर इन सारी शक्तियों को होता क्या है, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, वहाँ कोई कह के तो देखे कि जापान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जापान की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। देखिए क्या असर होता है। ब्रिटेन में भी ऐसा नारा वो लगवा के देखे, फ्रांस में भी ऐसा नारा लगवा के देखे, अमेरिका में भी नारा लगवा के देखे, और जिनकी शह पर ये नारा ये लगवा गया है, चीन में भी यही गद्दार कन्हैया कुमार गैंग जाकर वहाँ नारा लगवाए कि चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और चीन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। देखिए यानी क्या वो हसर होता है। क्योंकि अपने देश में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति भी कुचली गई है, वो लगभग गायब है। तो ऐसे कहने वालों के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। और गद्दार क्या होता है, इसमें भी तमाम वहाँ को कन्फ्यूज़न। और यदि किसी ने सरेआम और खुलेआम ओबीजेनियों के प्रांगण से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और इसीलिए तो और जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, ये जीएनपीसी, वाम दल और ये केजरीवाल जानते हैं कि ये समर्थन भी करेंगे और वोट भी पाएंगे। और जो सत्ता पर बैठे हुए हैं मोदी जी, उन पर भी कोई असर नहीं। तो ये इस तरह का नारा ही यदि, और देशभक्ति के नज़रिए से देखिए अब आप लोग ना कि हमारे देश की जो सॉवरेंटी है, यानी सार्वभौमिकता है या संप्रभुता है, उस पर हमला है। यदि ये भाव, जानकारी, संवेदनशीलता मोदी जी में होती तो जिस तरह से चीन से निपटते, जिस तरह से उन्होंने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, इस तरह से बालाकोट स्ट्राइक करवाया, यह भी करवाते इन सबों को। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारा लगाने वालों के खिलाफ मोदी जी में जरा भी न तो क्रोध आया, न तो गुस्सा आया, न तो वो संवेदनशीलता आई, न तो वो ज्ञान ही आया कि ऐसा कहना जो है वो भारत की संप्रभुता और सार्वभौमिकता, उसकी एकता, अखंडता पर सीधा हमला है। ये भी संवेदनशीलता नहीं आई मोदी जी में, और वो भी मोदी जी और बीजेपी के राष्ट्रवाद के नाम पर। तो ये छलावा जो है पूरा देश और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको अच्छी तरह से देख लें। तो फिर बात वहीं पर आई कि हमारे उन अमर शहीदों ने अपनी जान दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ादी दिलाई। हमें देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का एक सही जज्बा जगाने की भी कोशिश की, एकता की भी अवधारणा उन्होंने दी। लेकिन इससे बहुत अधिक जरूरी था इन काले अंग्रेज़ों का इंतजाम करना। यही काम उनसे छूट गया। तो हमारे उन्हीं अमर शहीदों का जो एक काम छूट गया था, काले अंग्रेज़ों का सही इंतजाम, वही उसी काम का बीड़ा
ये भारतीय अवाम ताकत दल ने उठाया है, सारे देश के लोगों को एक करने का, और सारे देश को एक करने का बस एक ही मंच है, भारतीयता। और भारतीयता के सूत्र में, भारतीयता के माहौल में सबको एक साथ लेकर के एक ही सूत्र में बांध करके, और भारतीयता आधारित श्रद्धा, स्नेह, आपसी प्रेम, इखलाक, मोहब्बत, भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी सहयोग, सम्मान, सभी कुछ, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, वतन परस्ती, सब कुछ, ये माहौल रहेगा। कोई भी योजना और जो ये सड़कें बनाई जा रही हैं, गरीबों की स्कीम, गरीबों की सुरक्षा, उनको प्रतिष्ठित करना, उनको सुरक्षा भी देना, उनको इज्जत भी बख्शना, आबादी पर नियंत्रण, आबादी विस्फोट को रोकना, तमाम सारे मुद्दे का बहुत आसानी से हल संभव है। और रोजगार भी, रोजी रोटी भी व्यवस्था ऐसी हो कि गरीब से गरीब भारतीय भाई बहन ये महसूस न करे कि यदि उसके पास पैसा संसाधन नहीं है तो फिर वो ये व्यवस्था उसके लिए नहीं है, या वो किसी संकट में है। उसको भी महसूस है कि भाई भले अपने पास आर्थिक संसाधन नहीं है लेकिन व्यवस्था मेरे लिए है। ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया तो हजारों लोग जो वो पैदल जा रहे हैं। यही भाव है ना कि कोरोना आ गया, हजारों लोग पैदल गए, मर गए, और हजारों लोग हजारों किलोमीटर पैदल, बेटियां बहुएं भी जा रही हैं, गर्भवती मर जा रही हैं। और वहीं पर एक जिसने इस देश को अरबों खरबों लूट कर विदेशी बैंक में जमा किया है, उसको मोदी जी सिक्योरिटी दे रहे हैं। और मोदी जी का तो कहना ही क्या क्या झूठ बोल करके चुनाव में भ्रष्टाचार की बात कि इसे कांग्रेस ने इतना लूटा है। वो भोपाल में बोल रहे थे कि एक के आगे भोपाल से शून्य लगाए तो शून्य जो है लगाते लगाते दिल्ली पहुंच जाएगा। इन मोदी जी को शर्म तक नहीं आती है कि इतने घोटालों के केस किसी का नाम तक नहीं लेते, सारे घोटाले अब निकल गए। तो सबसे बड़े जेएनपीसी बहुत ही गद्दार संगठन है, गद्दार भी है, इस देश को लूटा भी है और डकैत भी है, और इसने सारी संस्थाओं को बंधक बना करके लूटा है और हमारे समाज को छिन्न भिन्न किया, बांट करके हमारी आवाम को जो है नरक की जिंदगी दिया है। और हर जगह अपने चमचों को, अपने एजेंट को बिठाया हुआ है। मीडिया पूरा जेएनपीसी का है, काफ़ी जो है वो बौद्धिक वर्ग खरीद लिया है। जेएनपीसी के एजेंट जो है न्यायपालिका में बैठे हुए हैं। तो मीडिया, पत्रकारों में इनके लोग हैं। और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं भारत के अंदर, पीएफआई, सिमी, इसी तरह के, वो जेएनपीसी के ही एजेंट हैं। जब भी कोई देश में हिंसा फैलवानी हो, दंगे करवाना हो, तोड़फोड़ करवाने हो तो इनके ही जरिए वो इन्हीं को भड़काते हैं और इन्हीं से वो करवाती है। ये सब कुछ है। लेकिन सारी चीज़ें का महत्व तो तब होगा ना जबकि इसको माकूल जवाब मिलेगा। और माकूल जवाब जो है मत पेटी से शुरू करना होगा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये मन में ठाले कि देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का ये वक्त आ गया है। भारतीय अवाम ताकत दल के बार निवेदन का लबे-लुबाब यही है, जब तक इनको माकूल जवाब मत पेटी पर नहीं मिलेगा
तब तक जो है इनका इलाज, इनका सही इलाज हो नहीं पाएगा। होता क्या है कि ये कितने भी देश के लिए खतरा हो, कितने भी खतरनाक हो, कितने भी बड़े गद्दार हो, जब इनको वोट मिल जाता है, जब ये जीत जाते हैं, तो वो सैकड़ों गुना भारत के खिलाफ गद्दार बन जाते हैं, सैकड़ों गुना जो है वो अपराधी बन जाते हैं, सैकड़ों गुना जो है इस देश के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इनको वोट देना बहुत बड़ा अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है। तो हमारे उन्हीं अमर शहीदों, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू इत्यादि की कुर्बानी, शहादत, उनकी प्रेरणा के आधार पर ये भारतीय आवाम ताकत दल का भी और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का भी परम कर्तव्य हो जाता है कि जहाँ एक और एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत, सब भारतीयता आधारित स्थापित करने की है, सबकी काबिलियत को निखार करके उनको देश में प्रतिष्ठित करने की है, उनको इज्जत बख्शने की है और देश की तरक्की में उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना है। सबको जो है सुख, शांति, सुकून का वातावरण की ज़िंदगी देने की है और अपने मुल्क को देख रहे हैं कि इस मुल्क पर बड़े खतरे हैं बाहर से, चीन का खतरा, पाकिस्तान का खतरा और भी कई खतरे। तो देश को आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी बहुत ही मजबूत करना है और इतना मजबूत करना है कि वो जो है सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से वो अमेरिका और चीन से भी आगे निकल जाए। ये चुनौती है भारत के लिए, लेकिन सब कुछ संभव है जब ये देश के दुश्मन संगठन जो है, देश के दुश्मन संगठनों से हमारा देश मुक्त हो जाएगा और इसमें जैसा कि बताया कि इस तरह का वातावरण भारतीयता के आधार पर मुल्क परस्ती, वतन परस्ती, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और एकता, भाईचारा सब कुछ स्थापित हो जाएगा। यही हमारे भारतीय भाई बहन अपनी पूरी देशभक्ति से, अपनी पूरी राष्ट्रभक्ति से, पूरी काबिलियत से, पूरी ऊर्जा से वो अपने आवाम, मतलब कि अपने भारतीय भाई बहनों का भी कल्याण करेंगे, उनकी भी सेवा करेंगे आदर के साथ और अपना ही भारतीय भाई मान करके, और मुल्क को भी आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से मजबूत कर देंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन देश की खतरनाक शत्रुओं जेएनपीसी, वामदल और बीजेपी को समाप्त करने का मन में ठानी है और बैलेट बॉक्स पर उनको शून्य वोट मिले जो है, इसको मन में ठानी है। इन्हीं बातों को और भी संगठित होकर भारतीय आवाम ताकत दल यूट्यूब के माध्यम से भी और आप लोगों के बीच में ये बताता रहेगा और ज़रूरत इसी बात की है। तो इन शब्दों के साथ इसी आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।